ओम शांति। मित्रों, कवि और उसकी कृति में आपका स्वागत है। हमने पिछली कड़ी में बात की चिराग में से ली हुई एक कविता दीप यात्रा। आज हम बात करेंगे सूर्य। सूर्य हमें क्या क्या प्रदान करता है, ये एक कवि के अलावा हमें और कोई सिखा नहीं सकता, कोई समझा नहीं सकता, कोई सुना नहीं सकता। आप सूर्य के बारे में सब जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन इस कविता में उन्होंने क्या लिखा है। ये कविता लिखी हुई है हमारे पंजाब, हिमाचल, पठानकोट से आए हुए यशपाल शर्मा जी। आइए बात करते हैं यशपाल शर्मा जी से। यशपाल जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ दावत दे करके बुलाया। धन्यवाद। जी, आपने पिछली कविता में दीप यात्रा के बारे में बात की। जी हाँ। आज की जो हम कविता लेने जा रहे हैं उसका नाम है सूर्य। सूर्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कविता की पंक्तियां हम आपकी बाद में पढ़ेंगे। देखिए जी, मेरा चिराग नामक जो कविता संग्रह है, जी। ये मेरा दूसरा घटक है। हम्म। सूर्य हमारे जीवन की मुस्कान है और जीवन का आधार है। सूर्य निकलता है तो जीवन का डर चलता है। किसान जागते हैं, सर्विसमैन जागते हैं, पढ़ने वाले जागते हैं, माँ बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए जागती है। जी। और सूर्य जो है, इसी के इर्द गिर्द सारे ही धंधे चलते हैं। किसानों का कार्य देखिए, सूर्य नहीं चढ़ेगा, सूर्य में गर्मी नहीं होगी तो फसलें कैसे पकेंगी, वो हाल कैसे चलाएंगे। जी। और सूर्य जो है, यही बाष्प बना करके ऊपर आकाश में भेजता है और बारिश होती है। सारे संसार को एक शीतलता मिलती है, किसानों को जल मिलता है, फसलें उगती हैं, पर्यावरण सही होता है और पक्षी चहचहाते हैं। हाँ, फूलों के ऊपर जब बारिश होती है तो उनको एक नया जीवन मिलता है, फूलों को मुस्कुराहट मिलती है। जहाँ पे शुष्कता होगी, मरुस्थल होगा, वहाँ ना कुछ उगेगा ना पैदा होगा। सो जितना भी संसार का जो ढर्रे चलते हैं, जितने भी कार्य चलते हैं, वो सूर्य के ऊपर ही सारे आधारित हैं। तो सूर्य जो है, ये आकाश दीप है, ये वो दीप है जो सबको बिना मतलब, बिना स्वार्थ के ये रोशनी देता है, जिंदगी देता है और लोगों के होठों के ऊपर मुस्कान लाता है। क्या बात है। हाँ। बहुत अच्छा। चलिए आपकी सूर्य की कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। हाँ। विश्व नियता का दीपक गगन में जब आ जलता है, जल जिसके मगन आगमन पर डरा रुका फिर चलता है। धरती पर है बाल दीप में आता ले रवि मंगल विहान, नव रचना करने इस जग में फिर जुटा जाता है इंसान। सूर्य में जब पूर्व की ओर लाली चढ़ती है तो सबसे पहले भोर का तारा आता है। तो भोर के तारे की एक उसके आगमन से, आकाश में आने से कि लगता है कि अब धीरे धीरे वो सूरज को बुलावा देता है कि मैं आ गया हूँ, तुम भी चले आओ। जी। सो जैसे जैसे सूर्य का थोड़ा ऊपर उदय आना होता है तो पूर्व दिशा में लालिश आ जाती है। जैसे किसी स्त्री का, पति का नाम सूरज हो और वो बड़ी देर के बाद छुट्टी काट करके घर आ रहा हो तो गृहिणी जो है वो उसका रास्ता देखती है और उसका चेहरा जो खुशी से लाल होता है। जी। तो ऐसे ही जो लाली है वो लोगों में बढ़ती है कि अब सूर्य चढ़ने वाला है, हम अपने काम को शुरू करें। उसका जो आगमन है, सूर्य का उदय होना, ये भाग्य का उदय होना माना जाता है। जी। जी। ज्ञान का उदय होना माना जाता है। जी। पक्षी जागकर सबसे पहले मालिक की स्तुति गाते हैं, हृदय स्पर्श कलरव से हर मन को हर्षाते हैं। स्वर्णिम किरणें बिखराता हर जन स्तन एक समान, सभी समझ कर स्वजन ही सेवा करते हैं निष्काम। सूर्य का जब उदय होता है
तो पक्षी सबसे पहले उठकर सो परम पिता परमेश्वर के बारे में जो उनकी बोली है कलरव के रूप में, चहचहाने के रूप में इकट्ठे होकर के वो स्तुति करते हैं उसकी, उसका गुणगान करते हैं क्या कि हे परम पिता परमेश्वर, हम्म ये हमारे लिए जो नई जो चीज़ें, जो नया जीवन का एक आधार भेज रहा है, एक दीप स्तंभ भेज रहा है, एक गगन दीप भेज रहा है, जे दुनिया के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं कि ये पूरी दुनिया के लिए जो मंगलमय हो। जो प्रभात है, सवेरा है, उसे हम जीवन का भाग्योदय मानते हैं। क्या भाग्योदय होने वाला है, उसमें कई लोगों को खुशियाँ मिलने वाली हैं किसी न किसी रूप में। सो इसलिए जो कलरव है पक्षियों का, वो उसका गुणगान करता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। अपने नन्हे पाँव से जब बढ़ता चढ़ता है आकाश, कण कण वसुधा खिल जाता, रात्रि काल था हुआ उदास। ओ सूरज, बहुत अच्छी बात है। ओ सूरज, धरा जीवों के प्राणों का है मुख्य आधार, तुझसे ही असंभव जीवन रोजी रोटी का आधार। कृषकों का तू परम मित्र, उनकी फसल उगाने वाला, उनका तू है काया प्राण, बिगड़े काम बनाने वाला। मतलब आपने यहाँ पे किसानों को इस सूर्य के साथ जोड़ा हुआ है। मैं किसान का बेटा हूँ। जी। मैंने देखा कि जब सूर्य उदय होने वाला होता है तो किसान सुबह उठता है, हल लेता है, पंजाली लेता है, अपने बैलों को लेकर के खेत में जाता है, जोतता है। तो उसके लिए वो एक रोजी का आधार है, वो समाज का आधार है। किसान अपने लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए, देश के लिए वो अनाज उगाता है। और खुद, और उसके जितना पसीना उसका बहा होता है खेतों में, करीब करीब उतने ही दाने निकलते हैं, उतने ही दाने निकलते। किसान का पसीना मैंने देखा है कि बुजुर्ग हमारे कितना पसीना बहाते थे, साथ हम भी बहाते थे। और जो दाने आते थे, हम कहते कि ये हमारे खून पसीने की जो कमाई जो है, ये हमारे दाने हैं। तो वो समाज का ही नहीं, विश्व का, अगर कहीं अनाज की कमी होती है तो हमारे देश के बाहर निर्यात करते हैं। अगर इधर कमी कहीं रह जाती है तो उधर के किसानों का जो अनाज है वो जहाँ पहुँचता है, दालों के रूप में, तिलहनों के रूप में, जी कई रूपों में जो हमारे खाद्य वस्तुएं हैं, वो आदान प्रदान होता है। ये किसानों का ही काम है। तो आपने ये किसानों के काम के साथ साथ सरकारी स्कूल भी आपने हाँ पास किया, हाँ साथ ही साथ एमए बीएड भी किया, और हाँ। साथ ही साथ ये मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये कविताओं का संग्रह और ये जो उपन्यास आपने ये अपने स्कूल टाइम में शुरू कर दिया था या उसके बाद? बचपन में, मैं पाकिस्तान बढ़ने के बाद, जी। मेरा जन्म 1 साल के बाद हुआ, तो उधर हमारे दादाजी सैकड़ों गांवों के वो साहूकार थे। उनसे लोग कर्ज के बोले कर्ज वो ले जाते थे, ऋण ले जाते थे उनसे, एक सूद के ऊपर, कम से कम सूद के ऊपर वो हमारे दादाजी देते थे, ब्याज के ऊपर पैसे देते थे। जी 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 जी। तो जब जहाँ आए तो सारा को पीछे छूट गया। वो साहूकारों के जो बेटे थे उनको मजदूर बनना पड़ा। अपनी ज़मीनें थीं, जहाँ आकर के दूसरों की ज़मीनों के ऊपर हमें किसान, वो उनके मुजारे बनना पड़ा। और उस समय के जो राजपूत थे वो हमारी फसलों का आधे से ज़्यादा भाग ले जाते थे। उनके घोड़े, उनके जो तौल तर करने वाले थे, तड़वाई थे, वो सारा कुछ, वो सब जो मैं देखता तो मेरे मन में एक चिड़चिड़ाहट पैदा होती कि कमाते 6 महीने हम हैं और जो आधे से ज़्यादा ये ले जाते हैं। ऊपर से पूरी धौंस थी कि जो किसान उनकी मनमानी नहीं सहता था उसको वो भी दखल कर देते थे ज़मीन से। अरे बाप रे। और उसके साथ साथ मैं अपने गांव में देखा कि जो उनके बेटे थे वो जैशी मारते थे। किसान जो मुजारे थे उनकी सुंदर बेटियों के ऊपर जहाँ उनका मन आता था
उनका वो शोषण करते थे। और जो मुजारा बोल नहीं सकता था, मुजारा बोलता है तो गाँव से उसकी जो चारपाई उठा देते थे, यहाँ से निकलो, ये ज़मीन हमारी है, ये खेत हमारे हैं, यहाँ से निकलो। ये सब चीज़ें जो मैं देखता तो मेरे मन में एक क्रोध का भाव पैदा होता, एक विरोध पैदा होता। मैं तो कुछ नाना बालक कर कह सकता है। तो ज्यों मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा, वो मेरे मन में एक यहर जो था वो पलता रहा। तो ये कौन से सन की बात है? ये मैं कह सकता हूँ कि 8वीं 9वीं में होगा, जब मेरे मन में एक, जब मैं थोड़ा थोड़ा आगे आगे मैं निकलता गया क्लासों में, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो ये उस तो आपकी क्लास है, हाँ, लेकिन सन कौन सा था? सन आप कह सकते हैं 65 64 64 65 कह सकती ओह, हैं। अच्छा। उसके साथ में छोटी छोटी पोएमें जो लिखनी शुरू की फिर मैंने, तुकबंदी के साथ। शब्द वही थे किंतु तुकबंदी छोटी छोटी तो तुकबंदी तुकबंदी। मतलब तुक्के से? हाँ, अच्छा तुकबंदी होती है अच्छा कि अच्छा शब्दों को शब्द से मिला देना, अच्छा अच्छा। तुकबंदी करने लगा। हम्म ज्यों मैं आगे निकला, जब मैंने अपनी स्टडी पूरी की, मैट्रिक के बाद 2 साल की जीबीटी ट्रेनिंग की मैंने की, हम्म तो मुझे जॉब मिल गया गुरदासपुर में प्रॉपर। हम्म वो मान्यता प्राप्त स्कूल था, मुझे 6ठी से लेकर के 10वीं तक पढ़ाना होता था। वहाँ पे मुझे अच्छे स्टाफ मिला, अच्छे मित्र मिले। ये भी आपकी गवर्नमेंट जॉब थी ना? हाँ, जी। साहित्यिक जो गोष्ठियाँ थीं उनमें जाने का मुझे मौका मिला। अच्छे अच्छे जो उस समय कवि थे, मुझे याद है सुजान सिंह, वो पंजाबी के कहानीकार थे, माने हुए कहानीकार थे। उनके दर्शन करने का मुझे मौका मिला। जब मैं पोएम बोलता तो मुझे पास बुला करके शाबाशी देता मुझे। क्या बात है। तो वहाँ से मेरा मन थोड़ा थोड़ा उत्सुक होना शुरू हो गया, अखबारों में आना शुरू हो गया मैं थोड़ा थोड़ा मैं। तो उसके बाद धीरे 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 ये सिलसिला चलता गया। फिर पहला उपन्यास मैंने सन 1975 में लिखा मैंने। अच्छा तो 76 में वो मेरा छपा, मंजिल और गर्दिश। अच्छा। और उसमें मैंने जो अपनी समस्या है, जो अपने मन की बात थी, किसानों की, मुजारों की और जमींदारों के जो दमन की, शोषण की, वो उसमें प्रगटावा किया, अपने मन को लेकर के हल्का किया मैंने। बहुत अच्छी बात है ये तो। आगे आपकी कविताओं की पंक्तियां हैं। है निशा असंभव काज, दीपों का सरताज दीप तू, ज्वाला है महाज्वाल, तेरे तप बल से अलौकित होता तिमिर भरा संसार, तू धरती परमार्थ सूत, सुध हृदय तू योगी राज, तू माता की दृग रोशनी, तुझसे परे है प्रलय काल, निर्धन निस्वार्थ असहाय को आकाश तले जो सोता है, शीतल निर्बल तन है जिनका गर्म तुझसे होता है। ये आपने एक जहाँ इसमें शीतल निर्बल असहाय को मैं मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ये एक पेड़ की संरचना आपने की है कि वहाँ पे छावा भी आती है कुछ ऐसे करके, कि जो थका मेरी इन हारा। पंक्तियों का भाव ये है जी कि जैसे सर्दी चलती है, जी। कुछ गरीब ऐसे हैं उनके पास फटे हुए कंबल हैं, बच्चों के फटे हुए कपड़े हैं, तो सर्दी तो वो सह नहीं पाएंगे, किंतु फिर भी क्या अच्छा। करें, कैसे जिएं वो, किंतु जी रहे हैं, जीना है, जी रहे हैं। जी रहे हैं। और जब मौसम बदलता है, जैसे गर्मी का मौसम आ जाता है, तो वो निर्बल जो असहाय हैं, जो कपड़े नहीं खरीद सकते, वो थोड़े से कपड़ों से ही अपना जो गुजारा कर लेते हैं, उनका जीवन चल जाता है। मेरे कहने का यही भाव है। तो इसको आपने सूरज की तरफ। मैंने सूरज को इसलिए लिया कि ये ही जो निर्बल और सहाय हैं, जो उन्हीं का एक सहायक है, जो उनको गर्मी देता है, उन शरीरों को गर्मी देता है, उनको जीने का एक अपनी रोशनी से, अपनी लौ से जोड़ता है। ये जोड़ता है उनके जोड़ता साथ, है, जोड़ता उनकी सहायता करता है। जी, अमीर तो अपनी लिहाफ में सोया हुआ है, बिस्की पी करके सोया हुआ है, जी हैं? जी जी। ऐश्वर्य करके सोया हुआ है, किंतु गरीब के पास सिर्फ सूरज उगने का ही इंतजार है। वो कब उगेगा, तो हमें कब हमें गर्मी मिलेगी मिलेगी। और हम दिहाड़ी के लिए आगे जाएंगे, कुछ रोजी रोटी के लिए आगे निकलेंगे। आगे आपने कहा है, धनी वर्ग को कोई सहारे पर ढोंगी शोषक रोता है, जीवन नैया निर्धन जन
रवि आश्रय खेता है। रवि आश्रय खेता है का क्या मतलब है आपने यहाँ पे लिखा? रवि आश्रय खेते का मतलब है कि रवि के आश्रय ही वो जीवन नैया को आगे लेकर के चलता है। एक व्यक्ति, एक परिवार, उसके बच्चे और जो उसके बच्चों के माँ बाप हैं, तो यहाँ वो पे परिवार सहित हाँ, इसी के सहारे चलते हैं। वो एक गरीब हाउस दिहाड़ी लगाने जाना है तो वो देख रहा है कि ठिठुर रहा हूँ, एक मेरा फटा हुआ कंबल है, बच्चों के लिए आज मैंने रात का भोजन नहीं कर पाया, बच्चों के लिए भोजन लाना है, तो सूरज उगने का वो इंतजार कर रहा है। शरीर गर्म हो जाएगा तो मैं तो दिहाड़ी मैं लगाने दिहाड़ी के पे लिए दिहाड़ी जाऊंगा। पे जाऊंगा, बच्चों के लिए कुछ कमाने के लिए ले आऊंगा मैं। तो ये रवि आश्रय खेता है, हाँ मतलब हाँ, वो अपने सूर्य के सूरज सहारे, के सहारे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। एक गरीब इंसान, गरीब के साथ गरीब इंसान। है तो वो सबका ही, वो हम्म, सबको रोशनी देता है। ऐसी कोई रोशनी नहीं है जो बिना तेल के जलती हो, और ये एक ऐसा है जिसे तेल की जरूरत नहीं है। हम्म, जिसे ईश्वर का हम कह सकते हैं कि ये नूर का एक ऐसा नूर है जो सबको रोशनी दे रहा है, क्या बात है। निस्वार्थ रूप से, परमार्थ रूप से हम्म, वो सबको रोशनी दे रहा है, उनके जीवन को आगे चला रहा है। चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे नेता है, चाहे किसान है, सब अपने अपने ढंग से सूर्य उदय के साथ साथ वो चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने जॉब की, मतलब आपने नौकरी की, उसके साथ साथ आपका परिवार भी था, हाँ उसके साथ साथ आपकी मतलब सरंगना, हाँ धर्मपत्नी, हाँ और साथ ही साथ आपने ये कविताएं भी हाँ शुरू की। हाँ। तो क्या परिवार की तरफ से आपको पूरा पूरा सहयोग मिला? क्योंकि जहाँ तक है, कुछ ये सुनने को आता है कि कोई कवि होते हैं तो उनके परिवार बोलते हैं बस इनको तो लिखने से मतलब है, गाने से मतलब है, परिवार से मतलब नहीं है, नौकरी से मतलब नहीं है, कोई कामकाज से मतलब नहीं है। तो क्या वहाँ पे आप ये दोनों चीजों को बैलेंस बना के चले, या आपके परिवार वालों ने सहयोग दिया? मैं इन चीज़ों को बैलेंस बना करके चला हूँ। जी। मेरी जो अर्धांगिनी थी वो कविताओं की बड़ी रसिया थी। अच्छा। जब मैं ये पोइमें लिखता था तो अपनी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पलता शर्मा को जी। दिखाता, बड़ी खुश होती थी वो। क्या वो अभी? नहीं, वो इस समय नहीं है। जी। वो 9 जून 2003 को वो देहावसान कर गई थी। ओ। तो वो खुश थी इस बात में कि ये जो चिराग है, चिराग की जो कविताओं का संग्रह है, उसे बहुत पसंद था, और वो इस बात से इस इंतजार में थी ये कब छपेगा और कब ये लोगों तक जाएगा और मैं कहूँ कि ये मेरा पति है जिसने ये लिखा हुआ है। अरे वाह। ना मुझे उसे दिखाने का ये अवसर मिला और ना उसे देखने का मिला। ओह, वो बदनसीबी की हालत में ही चल बसी, वो मुझे इस रूप में देख ही नहीं पाई कि मेरा पति जो है यो कमाता है, मेरे सामने रखता है। मैं स्पष्ट हृदय से कहता हूँ, जो मुझे तनख्वाह मिलती थी वो थोड़े से पैसे रख करके जेब खर्च जरा सा बाकी अपनी बीवी को देता था, घर वही चलाती थी। उसकी मैनेजमेंट के खिलाफ कमाल की थी। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी बीवी जी। और 2 बेटे। हम्म, तो मैंने यहाँ मेरा मुकाम है, जो मेरा पैतृक गांव है, गांव बहादुरपुर, वो दरियाए रावी के पश्चिमी किनारे के ऊपर है। उसके साथ जो जाना पहचाना एक कस्बा है नरोड़ जमल सिंह, वो किसी समय वो उस एरिए की कराची की तरह वो आर्थिक कस्बा रहा है वो। और धीरे धीरे दरियाए रावी ने जैसे जैसे वो भूमि कटाव होता गया, उसका सारा कारोबार जो चौपट होता गया। ओह, तो मेरा एरिया जो है वो रिमोट एरिया है, उसे काला पानी कहते थे, आने जाने का कोई साधन नहीं था। तो नाव का सहारा था। कई बार नाव जब बहती तो कई लोग उसमें मरे भी, कई बार हम भी मरते मरते बचे। तो ये एक इत्तेफाक था कि यहाँ आने का, कि हम वो तुमने बहते बहते बचे और यहाँ एपिसोड के लिए हमें टाइम जी 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 जी। तो ये ब्रह्मा कुमारी में आने का आपका कैसे आना हुआ? मेरा ना, ये मेरे भतीजे
बड़े भाई का लड़का अजीतपाल शर्मा, जी। मेरा इससे शुरू से ही स्नेह रहा है। मैं जब गुरदासपुर में नौकरी करता था तो ये मेरे पास आया था। इसने एफए की और इसे सरकारी जॉब मिल गई। 2 साल ये मेरे पास पढ़ा, तो कुदरती जब इसकी शादी भी हो गई तो मेरी बीवी और इसकी पत्नी का आपस में बड़ा प्यार था, आना जाना था। तब मैं जिस गांव में रहता था, मैं बाहर सुंदर चक में, तो जब भी ये गांव जाते बहादुरपुर में अपने माता पिता के पास, तो आते समय हमें ज़रूर मिलते, स्नेह बना रहा। जब बीवी चले गई तो मैं हॉस्पिटल में पड़ गया और इसके परिवार ने मुझे नया जीवन, ईश्वर के बाद इन्होंने मुझे नया जीवन दिया। 10 महीने कम से कम अपने पास मुझे रखा, मुझे हर तरह से सहारा दिया। को मेरा और मेरी बीवी का इकट्ठा ही बस में एक्सीडेंट हुआ था। ओहो। तो वो एट द स्पॉट चल बसी। तो मैं काफ़ी मेरी पसलियाँ टूटी, बायां बाजू टूटा, हॉस्पिटल में रहा। तो हॉस्पिटल में के बाद ये मुझे अपने घर लाए। इन्हें मुझे साहस भी दिया, इन्होंने मुझे नया जीवन दिया, दवाइयों के रूप में, खाने के रूप में, उत्साह के रूप में। मेरे टूटे हुए मन को गांठने के लिए, बांधने के लिए अजीत जी का हाथ है। पूरे तरह मुझे फिर किया कि आगे चलिए, पीछे मत देखिए। बहुत बड़ी बात है ये तो, क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। बहुत कम मिलता है। और मेरे पास तो देने के लिए तो कुछ है नहीं सिवाय दुआएं को। तो जब इसने कहा कि चाचा जी ऐसे वहाँ पे आप चलिए, आपके मन को राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। तो जब मैं इसके से पहली बार आया तो यहाँ का जब वातावरण देखा मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सही जगह पे पहुँचा हूँ। मैं जहाँ पे जैसे होता दीक्षा दो को स्वार्थ में किया जाता है, पैरों को हाथ लगाया जाता है, वो पखंडाबाद मैंने नहीं देखा। सरलता है, सहिता है, सेवा भाव है। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो बाबा के घर में आता है वो निस्वार्थ सेवा करना सीखता है। वही निस्वार्थ इनके मन में था। तो जब मैं उस रूप में बीबी खो करके जब मैं अपने जीवन की नैया मेरी डगमगाने थी कि मैं बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा, तो इन्होंने निस्वार्थ रूप में मेरी सेवा की, पूरे परिवार ने सेवा की। तो मैं इनके दुआएं करता हूँ कि ये बड़े फूलें, और साथ ही साथ मैं कहता हूँ कि जो बाबा का परिवार है वो भी बड़े फूले, और जो कुछ वो यहाँ प्राप्त करके जाता है वो समाज को नई गति दे, नया विकास दे, नई रोशनी दे, पवित्रता की, सच्चित्तता की। जी जरूर जरूर। आइए आगे बढ़ते हैं। हरित धरा की चादर पर बिखरते हैं होते तुहिन कण, कोमल झीने आंचल पर हरते मन है मोती बन। ओ स्वर्णिम किरण कलश तू कमलों की है प्रथम मुस्कान, शोभा तू है कली पुष्प की जीवन तेरा उच्च महान। ये सूर्य के बारे में यशपाल शर्मा जी ने कहा। आइए जानते हैं इसके बारे में। ये आपने एक बिखरे हैं होते तुहिन कण, तुहिन किसको बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं ओस के कण। अच्छा। जैसे हम शबनम बोलते हैं। तो जैसे जब रात होती है तो हम उपमा रात्रि को एक स्त्री के रूप में देती हैं कि जब उसका पति सूर्य के रूप में नहीं दिखता तो वो रोती है। और उसके जो आंसू हैं रात्रि के, यामिनी के, कि लड़कियों का नाम रजनी होता है, निशा होता है। मेरा नाम निशा नहीं है, मेरा नाम कविता है, जो मेरे कवि सामने बैठे हुए हैं। तो वो जब एक विरह के आंसू बहाती है रात्रि, तो वही जब सूरज चढ़ता है तो ओस के बूंदें जो हैं वो ऐसे लगती हैं कि चिके मोती हैं। क्या बात है, बहुत यो अपनी बीबी से प्यार करने वाला है। जब अपनी पत्नी की आंख में आंसू देखता है तो वो कहता है कि ये थे जो मोती जैसे हैं, आगे से बहाना नहीं है, ये बड़े कीमती हैं। तो जैसे ही शबनम कोई हाथ लगाता है तो वो टूट जाते हैं। जी जी जी। तो शबनम ही जो है ये सुबह जब ओस के ऊपर, जब ओस के रूप में घास के ऊपर जब फैलते हैं
तो सुबह आप जब सूरज चढ़ता है तो उसकी सूर्य किरण में देखते हैं कि पता नहीं वो असंख्य वो सूर्य वो असंख्य जो मोती चमकते हैं। जो आदमी देखता है तो कवि की कल्पना ये है कि ये मोती हैं, ये मोतियों से कम नहीं है। और एक बात और, कमल का फूल जी। जब सूर्य डूबने को होता है, अस्त होने को होता है, तो वो सूर्य वो बंद हो जाता है जी। और भंवरा बीच में जो उसके सुगंधी के मस्त हुआ बैठा है वो बीच में बंद हो जाता है। जी। तो जैसे सूर्य की किरण पड़ती है तो फूल खिलना शुरू हो खिलता जाता है और है भंवरा और उसमें वो याद भंवरा होकर के निकल होता है। जाता है। जी 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 जी। तो भंवरे की जो प्रथम मुस्कान है वो सूर्य है। हम्म। मतलब आपने प्रकृति को हर एक चीज में मिलाकर, एक व्यक्ति के साथ मिलाकर, एक काम काज, रोजगार, बेरोजगार, राजनीति, उन सब को उनसे मिलाकर एक कविता का व्याख्या किया हुआ है। मैं जहाँ तक ये समझती हूँ कि आपने एक कविता के अंदर इतनी सारी चीजें डाली, जैसे सूर्य है, हमने सूर्य कविता ली, उसमें आपने किसानों को लिया, भंवरे को लिया, एक अर्धांगिनी को लिया, एक प्रियतम को लिया, किसान की गरीबी को लिया। ये सब कैसे मिक्सअप करते हैं आप? क्या मतलब ये तो शब्द मैं नहीं है कि मैं आपसे किस तरह से ये तो पूछूं। मैं नहीं कह सकता है। जी। मैंने पहले कहा है कि माँ सरस्वती जो है अच्छा। ये उसी का कमाल है। कभी हम निमित्त हैं उसके, वो जो लिखवाती है हम लिख लेते हैं। जब हम बाद में थे हम खुद ही यकीन नहीं कर पाते कि ये मेरा लिखा हुआ है। शब्द कहाँ से आते हैं, भाव कहाँ से आते हैं, ये खुद ब खुद ही चलते जाते हैं। चलते जाते हैं। जी। यशपाल जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम कवि उसकी कृति में आप आए और आपकी चिराग किताब में से जो आपने सूर्य कविता आज आपने ली और उसके बारे में आपने व्यंगना की, व्याख्या की, आपका बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, मुझे जहाँ कुछ कहने का मौका मिला। आज हमने बात की सूर्य के बारे में। सूर्य सचमुच एक व्यक्ति को जीना सिखाता है। अगर सूर्य नहीं हो तो उजाला कैसे होगा? बादल है तब भी सूर्य निकलता है, पता लगता है कि दिन हो चुका, पता लगता है कि सुबह हो रही है, पता लगता है कि शाम हो रही है। सूर्य हमारे जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर उसे हम अपने जीवन में लेके आए तो। अगली कड़ी में यशपाल शर्मा जी की इस चिराग बुक में से, किताब में से कुछ एक नई कविता और लेके आएंगे और कवि और उसकी कृति में, उस कार्यक्रम में भी हम उन्हीं को ही वापस लेके आते हैं क्योंकि उनकी किताब अभी अधूरी है। चलते हैं, दीजिए अब इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद।